और मैं आरंभ करता हूं, पहले राकेश अचल जी से आज शुरुआत करना चाहूंगा। राकेश सर, जो ट्रंप साहब हैं, जो अविश्वसनीयता का उनको लेकर जो एक सिलसिला है कि अविश्वसनीय है, जुमलेबाज हैं, पल पल में पलटते हैं, तो जो कुछ चल रहा है हो रहा है, और जो अभी हमने देखा कि ईरान और इसराइल के बीच जो कुछ हुआ, उस दरमियान उनका रुख कहां था, झुकाव कहां था, और अब जब हो गया है तो अब बिल्कुल उन्होंने उलट एक बयान उनका आया है और ईरान की पीठ थपथपा रहे हैं। तो शुरुआत में यहीं से आपकी टिप्पणी, जो ट्रंप का रोल है और इसमें मोदी जी के लिए क्या सबक छुपा हुआ है, ये भी मैं चाहूंगा। राकेश। धन्यवाद संजीव जी। सभी मित्रों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, ट्रंप साहब पिछले 10-12 साल में जिस तरह से दुनिया के सामने प्रकट हुए हैं, प्रस्तुत हुए हैं, उसमें उनकी विश्वसनीयता तो लगातार घटी है, पहले कार्यकाल में भी और ये दूसरा जो कार्यकाल शुरू हुआ है इसमें भी। और जो जितने यूक्रेन का युद्ध हो, भारत पाकिस्तान का सांकेतिक युद्ध हो, या ईरान और इसराइल का युद्ध हो, इन तीनों में उनकी भूमिका भी बहुत चर्चित रही है। उनका बड़बोलापन जग जाहिर हो गया है। वो कहीं से भी दाल भात में मूसर चंद की भूमिका निभाने के लिए आतुर रहते हैं, उनको मजा आता है शायद इसमें। तो कहीं कामयाबी मिलती है, कहीं नहीं मिलती है। और जहां तक ईरान इसराइल युद्ध के बाद, पहले जो ईरान के प्रति ट्रंप साहब का रुख था और अब जिस ढंग से वो बयान दे रहे हैं, वो बिल्कुल चौंकाने वाला इसलिए नहीं है कि दुनिया जानती है कि देखिए, ईरान को वो शुरू से अपने लिए एक समस्या मानते रहेंगे। वो परमाणु ताकत घोषित तौर पर, केवल उसने हथियार नहीं बनाए हैं, लेकिन घोषित तौर पर एक परमाणु शक्ति है। और उसकी जैसे जैसे शक्ति बढ़ती है, उससे अमेरिका की लिए चुनौतियां बड़ी खड़ी होती हैं। अमेरिका के जितने भी सैन्य अड्डे हैं खाड़ी के देशों में, आस पड़ोस में, उन सब पर ईरान की तगड़ी नजर रही है। इसीलिए आप देखेंगे इजराइल को बिना वजह, कोई अभी ताजा मुद्दा नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जैसे भारत में हो गया था, कोई 26 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, ऐसा अभी वहां नहीं हुआ था। फिर भी हमला किया गया इजराइल की ओर से ईरान पर। और जब इजराइल के पैर उखड़ने लगे, तो खुद ट्रंप साहब अपनी सेना लेके वहां पहुंच गए। सेना से मतलब उनके फाइटर पहुंच गए, जो बंकर तोड़ने वाले हमलावर विमान है वो पहुंच गए 20-30 हजार टन का बारूद लेके। तो जाहिर है कि उन्हें इजराइल की चिंता नहीं है, उन्हें अमेरिका के प्रभुत्व की चिंता है कि कोई उसकी ओर आंखें न चले। वो जिसको आंखें दिखाए वो झुका के भारत की तरह मान ले युद्ध विराम। लेकिन ईरान ने सबसे पहले तो परमाणु संधि पर दस्तखत न करने की घोषणा करके अमेरिका को आंखें दिखाई, और उसके बाद लगातार हमले किए, यहाँ तक कि अमेरिकन दूतावास को भी निशाना बनाया। इससे मुझे लगता है कि ट्रंप साहब के होश फाख्ता हुए और उन्होंने बीच का एक रास्ता निकाला और अपने तरीके से इस युद्धविराम की घोषणा कर दी। यहाँ भी युद्धविराम की घोषणा ना इजराइल की ओर से हुई थी, ना ईरान की ओर से हुई थी। अमेरिका ने युद्धविराम की घोषणा की थी, जबकि अमेरिका तो युद्ध विराम का हिस्सा ही नहीं था। तो ऐसे में आप देखेंगे कि ट्रंप साहब जिस ढंग से रुख बदलते रहते हैं, उससे हैरानी नहीं होती है। अब सवाल है कि इसमें मोदी को क्या संदेश छुपा हुआ है। तो मोदी जी तो इस बार आप देखें कि 10 मई को जो युद्ध विराम हुआ है हिंदुस्तान में, उससे उनकी हालत बहुत खराब ट्रंप साहब ने कर दी, और उस की उनने गुंजाइश भी नहीं छोड़ी कि वो तो सुधार लें उस स्थिति को। लगातार जब मौका मिल रहा है तो वो कह रहे हैं नहीं, मैंने ही युद्ध विराम कराया था, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार उन्होंने कहा, और वो मुझे लगता है कि लगातार कहते रहेंगे। तो अब उनकी प्राथमिकता में भारत नहीं है, भारत से उन्हें डर नहीं है। भारत बड़ा बाजार है, लेकिन बड़ी ताकत नहीं बन पाया है। यहाँ नैतिक ताकत भारत की आप देखें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कम हुई है। दुनिया में जिस ढंग से नगाड़े पीटे गए कि हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए, तो अर्थव्यवस्था आप आंकड़ों से चौथी बड़ी बन गए, लेकिन सम्मान आपका दुनिया में उस ढंग से नहीं मिला कि आपको लोग सम्मान डरे आपसे, आपसे झुके, आपके दबाव में आ जाए। कहीं भी आपकी ऐसी हैसियत नहीं है कि आप दुनिया को या दुनिया के जो दादा दो चार हैं उनको डरा सके। अब स्थिति है कि आपकी मुट्ठी खुल गई है, आपका सिराजा बिखर चुका है। तो दुनिया में महाशक्ति की होड़ में तो आप कहीं हैं नहीं। चीन है, अमेरिका है, रूस अपने तय है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन पिछले दिनों जो अभी 3 दिन से संविधान की हत्या का नगाड़ा हिंदुस्तान में पीटा जा रहा है,
उस नगाड़े में भी इस यूक्रेन में आपकी जो भद्द पिटी वो, इजराइल में आपका जो रुख रहा इजराइल ईरान की युद्ध में, वो उसकी कालिख पुत नहीं पाई, दब नहीं पाई। वो आवाजें जो उसके खिलाफ इस हिंदुस्तान में खड़ी हुई थी वो लगातार तेज हुई। और मजे की बात है कि ईरान ने इस युद्ध विराम के बाद भारत की जनता का, भारत के संगठनों का, भारत के पत्रकारों का, बुद्धिजीवियों का बड़ा कृतज्ञता ज्ञापित की, उन्होंने उनका समर्थन किया। तो सरकार समर्थन करे या विरोध करे इससे फर्क नहीं पड़ता, देश की जनता क्या कर रही है ये मायने रखती है। तो मोदी जी अब बहुत पीछे चले गए हैं, ये बात अलग है कि अभी उनका सितारा बुलंद है, और मुझे नहीं लगता कि 2029 तक उन्हें कोई फडणवीस या कोई राजनाथ सिंह या कोई गडकरी हिलाने की कोशिश कर पाएगा। हालत अच्छी नहीं है मोदी जी की। जी राकेश सर, बिहार में जो कुछ हो रहा है इन दिनों, बिहार अब है निकट है, और ये जो जितने राज्य हैं, जैसा हमने कहा, ठीक है, आप बिटवीन द लाइन जो आम सोचता है, जनता देखती है, उसके अपने अर्थ निकालती है। तो वहां जो चीजें हैं, ये जो सूबे हैं जहां बिल्कुल भयावह अराजकता है हर तरफ, हम नहीं रुक रहा है। जैसे पहले भय था कि मोदी और शाह, जो बीजेपी तो अब उन्हीं की, दोनों की है, वो भय हमें नहीं दिखता है। और बचाने की प्रवृत्ति की बात की हमारे यहाँ, तो फुल प्रूफ कैसे वो जो विजय शाह वाला, अब फर्स्ट वीक भी आप जुलाई में देना है आपको स्टेटस रिपोर्ट एसआईटी को, लेकिन बचा लिया। हर तरफ ये स्थिति। तो हम जो बिहार के सीन को देखें, वहां से जो अभी सर्वे आ रहे हैं वो आ रहे हैं, तो वहां जो जिस चेहरे के पीछे जो खेल करना चाहते थे नीतीश कुमार जी को, अभी तक नहीं कि चुनाव जीते फिर देखा जाएगा मुख्यमंत्री चुनते वक्त, जो इनकी शैली है, तो वहां भी जो सब निकल कर आ रहा है, तो ये कितना कोड़ में खाज का काम करने वाला है। मैं सभी से भी इसी पे करूंगा, और एक साथ सवाल एक था, मैं पूछ लूंगा आगे। पहले आप राकेश जी। देखिए, बिहार का परिदृश्य संजीव जी बहुत साफ है। बिहार की राजनीति जिस ढंग से पिछले 50 साल से चली आ रही है उसमें कोई बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 25-26 साल से लगातार अपनी अकेली सत्ता हासिल करने की बिहार में कोशिश कर रही है, और ये भाजपा का दुर्भाग्य है कि वो ऐसा हो नहीं पा रहा। ये एक सपना पाले हुए सुशील मोदी बेचारे ऊपर चले गए, और अभी भी बहुत से नेता है जो चाहते हैं कि महाराष्ट्र की तरह, हरियाणा की तरह कुछ जादू हो जाए बिहार में और भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाए। लेकिन बिहार का जो जाति गणित है, बिहार की जनता की जो राजनीतिक चेतना है, वो सबसे अलग है। और उस पर मेरे ख्याल से वो उसमें उसकी तुलना हम केवल बंगाल से कर सकते हैं। तो उसके चलते अभी जो दिखाई दे रहा है, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो मांझी साहब हो, और जो छोटे छोटे घटक इस समय मोदी जी की सरकार के और मोदी जी के गठबंधन के साथ हैं, उन सब ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए। तो इससे साफ जाहिर है कि बिहार का विधानसभा चुनाव इतना आसान नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार समझ रहे थे। और अगर ये इतना आसान होता तो आप देखें कि पहलगाम की घटना के बाद मोदी जी सीधे पहलगाम जाने के बजाय मधुबनी जाके भाषण नहीं देते, या अभी हाल में जब विदेश के 5 देशों की यात्रा से लौट के आए तो वो सीधे बिहार की तरफ भागे, और उन्होंने कहा कि हमने ट्रंप साहब का भोजन इसीलिए ठुकराया कि हमको यहाँ बुद्ध की धरती पे आना था। यानी भारतीय जनता पार्टी का जितना भी गणित है वो इस समय बिहार में बुरी तरह से नाकाम होता दिखाई दे रहा है। ये बात और है कि मशीनें कितना काम करेंगी, मशीनरी कितनी काम करेगी, मसल पावर कितना काम करेगा, मनी कितना काम करेगा, लेकिन आज की तारीख में साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार को जीतने की स्थिति में नहीं है। इसमें चाहे मोदी जी और शाह की जोड़ी कितना भी कसबल लगा ले, लेकिन वहां का इतिहास बदलना बड़ा मुश्किल है। वहां गठबंधन की ही सरकार बनेगी, और गठबंधन के बड़े हिस्से दो जो हैं, चाहे वो आरजेडी हो चाहे जेडीयू हो, उसके बिना भारतीय जनता पार्टी में अकेली दम पर तो सत्ता में नहीं आ रही। तो ये सबसे बड़ी चुनौती है, और इसकी वजह से ही भारतीय जनता पार्टी के आप देखें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लगातार चल रहा है, कई राज्यों में प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव चल रहे हैं, और जो अभी बात मित्रों ने कही नेतृत्व परिवर्तन की, साहब यहाँ उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है, फला जगह, यहाँ सब जगह वोट से ही नेता बदला जाएगा, ये उसको जबरन धक्का देके। गुजरात नहीं है उत्तर प्रदेश या बिहार, यहाँ आप किसी को भी हटा दीजिए और दूसरा बिठा दीजिए। यहाँ की जनता, यहाँ का राजनीतिक गणित, राजनीतिक चेतना बहुत भिन्न है। उस पर आज की तारीख तक तो भारतीय जनता पार्टी नियंत्रण नहीं कर पाई। जी।